मुलाहिज़ा कीजिए ज़ंबील नामा की 93वीं किस्त। उषा प्रेमवदा की तहरीर। वापसी। तर्जुमा खुर्शीद आलम। गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सारे सामान पर एक नज़र दौड़ाई। 2 बक्स, डोलची, बाल्टी। ये डब्बा कैसा है गणेशी? उन्होंने पूछा। गणेशी बिस्तर बांधता हुआ कुछ फ़ख्र, कुछ दुख, कुछ शर्म से बोला, घरवाली ने साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए थे। कहा बाबूजी को पसंद थे। अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू को एक तलखी का सा एहसास हुआ, जैसे एक जाना पहचाना मुखलिस काबिल एहतराम सीधे साधे संसार से उनका नाता टूट रहा हो। कभी कभी हम लोगों की भी खबर लेते रहिएगा, गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ बोला। कभी कुछ ज़रूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। गणेशी ने अंगूछे के किनारे से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा ना देंगे तो और कौन देगा? आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे। रेलवे क्वार्टर का ये कमरा जिसमें उन्होंने कितने बरस बिताए थे, उनका सामान हट जाने से बदशक्ल और नंगा लग रहा था। आंगन में पौधे भी जान पहचान के लोग ले गए थे और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी, लेकिन बीवी बच्चों के साथ रहने के तसव्वुर से ही ये जुदाई गायब हो गई। गजाधर बाबू खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर जा रहे थे। इन बरसों में ज़्यादातर वक्त उन्होंने अकेले रहकर काटा था। इन तन्हाई के लम्हों में उन्होंने इसी वक्त का तसव्वुर किया था जब वो अपने ख़ानदान के साथ रह सकेंगे। इसी उम्मीद के सहारे वो अपनी कमी का बोझ ढो रहे थे। दुनिया की निगाहों में उनकी ज़िंदगी कामयाब कही जा सकती थी। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था, बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादियां कर दी थीं, 2 बच्चे ऊंचे दर्जों में पढ़ रहे थे। गजाधर बाबू नौकरी की वजह से अक्सर छोटे स्टेशनों पर रहे और उनके बच्चे और बीवी शहर में, जिससे पढ़ाई में हर्ज ना हो। गजाधर बाबू मिजाज से बहुत ही मुखलिस इंसान थे और खुलूस के मुतमन्नी थे। जब खानदान साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते बोलते, बीवी से कुछ हंसी मजाक करते। इन सब के चले जाने के बाद उनकी जिंदगी में गहरा सूनापन भर उठा। खाली लम्हों में उनसे घर में रुका न जाता। शायर मिजाज ना होने पर भी उन्हें बीवी की मोहब्बत भरी बातें याद आती रहती। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और उनके स्टेशन से वापस आने पर गर्म गर्म रोटियां सेकती। उनके खा चुकने और मना करने के बाद भी थोड़ा सा कुछ और थाली में परोस देती और बड़े प्यार से इसरार करती। जब वो थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट सुनकर वो रसोई के दरवाजे पर निकल आती और उनकी शर्मीली आंखें मुस्कुरा उठती। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वो उदास हो उठते। अब कितने बरसों बाद वो मौका आया था जब वो फिर उसी मोहब्बत और एहतराम के दरमियान रहने जा रहे थे। टोपी उतारकर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे खिसका दिए। अंदर से कहकहों की आवाज आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इसी तरह मुस्कुराते हुए वो बगैर घासे अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र कमर पर हाथ रखे शायद गुज़िश्ता रात की फिल्म में देखे गए किसी रक्स की नकल कर रहा है और बसंती हंस हंस कर दोहरी हो रही है। अमर की बहू को अपने तन बदन, आंचल या घूंघट का कोई होश न था और वो खुले रूप से हंस रही थी। गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने झट से माथा ढक लिया। सिर्फ बसंती का जिस्म रह रहकर हंसी दबाने की कोशिश में हिलता रहा। गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्यों नरेंद्र, क्या नकल हो रही है? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सटपटाकर कहा। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वो भी इसी हंसी मजाक में हिस्सा लेते, लेकिन उनके आते ही जैसे सब खामोश हो गए। इससे उनके दिल में थोड़ी सी मायूसी पैदा हुई। बैठते हुए बोले, बसंती, चाय मुझे भी देना। तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी चल रही है क्या? बसंती ने माँ की कोठरी की तरफ देखा। अभी आती ही होंगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घूंट पीकर उठ खड़ा हुआ।
सिर्फ बसंती पिता के लिहाज में चौके में बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बेटी चाय तो फीकी है, लाइए चीनी और डाल दूं। बसंती बोली, रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तभी पी लूंगा। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ्या का लोटा लिए निकली और तुलसी में डाल दिया। उन्हें देखते ही बसंती भी उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, ये सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के दिल में फांस सी उठी। अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही हैं। पत्नी आकर चौके में बैठ गई। उन्होंने नाक भौं चढ़ाकर चारों तरफ झूठे बर्तनों को देखा और कहा, सारे में छूटे बर्तन पड़े हैं, इस घर में धर्म करम कुछ नहीं, पूजा करके सीधे चौके में घुसो। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब जवाब न मिला तो एक बार और ऊंची आवाज में, फिर पति की तरफ देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो रही। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार करते रहे। उन्हें अचानक ही गणेशी की याद आ गई। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले वो गर्म गर्म पूरियां और जलेबियां बनाता था। गजाधर बाबू जब तक उठकर तैयार होते उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय भी कितनी बढ़िया, कांच के ग्लास में ऊपर तक भरी लबालब, पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई। पैसेंजर भले ही रानीपुर देर से पहुंचे, गणेशी ने चाय पहुंचाने में कभी देर नहीं की। क्या मजाल कि कभी उससे कुछ कहना पड़े। पत्नी की शिकायत भरी आवाज सुन उनके ख्यालों का तसलसल टूटा। वो कह रही थीं, सारा दिन इसी खिचखिच में निकल जाता है, इस गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बटाता। बहू क्या करती है? गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है, बसंती को तो फिर कहो कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज दी। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती, आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेदारी तुम पर है, सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी, पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ बूढ़ी हुई, इनके जिस्म में अब वो ताकत नहीं है। तुम हो, तुम्हारी भाभी हैं, दोनों को मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए। बसंती चुप रह गई। उसके जाने के बाद उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता, लगे कैसे, शीला से ही फुर्सत नहीं, बड़े बड़े लड़के हैं उनके घर में, हर वक्त यहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता, मना करूं तो सुनती नहीं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसा इंतजाम हो चुका था कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ आर्जी इंतजाम कर दिया जाता है, उसी तरह बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए एक पतली सी चारपाई डाल दी गई थी। गजाधर बाबू इस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अचानक ही इस आर्जीपन का एहसास करने लगते थे। उन्हें याद आती उन रेलगाड़ियों की जो आती और थोड़ी देर रुककर किसी और मंजिल की तरफ चली जाती। घर छोटा होने की वजह से बैठक में ही अब अपना इंतजाम किया था। उनकी बीवी के पास अंदर एक छोटा कमरा जरूर था, लेकिन वो एक तरफ अचारों के मर्तबान, दाल चावल के कनस्तर और घी के डब्बों से घिरा था। दूसरी तरफ पुरानी रजाइयां दरियों में लिपटी और रस्सी से बंधी रखी थीं। उसके पास एक बड़े टीन के बक्स में सारे घर के गर्म कपड़े थे। बीच में एक अलगनी बंधी हुई थी जिस पर अक्सर बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वो उमूमन उस कमरे में नहीं जाते थे। घर का दूसरा कमरा अमर और उसकी बहू के पास था। तीसरा कमरा जो सामने की तरफ था, बैठक था। गजाधर बाबू के आने से पहले इसमें अमर की ससुराल से आई बेंत की 3 कुर्सियों का सेट पड़ा था। कुर्सियों पर नीली गद्दियां और बहू के हाथों के कढ़े कुशन थे। जब कभी उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती तो अपनी चटाई बैठक में डाल पड़ जाती थीं। वो एक दिन चटाई लेकर आ गईं। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी की बातें छेड़ी। वो घर का रवैया देख रहे थे। बहुत हल्के से उन्होंने कहा, अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ खर्च कम होना चाहिए। सभी खर्च तो वाजिब वाजिब हैं, किसका पेट काटूं? यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना ना ओढ़ा।
गजाधर बाबू ने जख्मी और हैरान निगाहों से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छुपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का एहसास कर उसका जिक्र करती। ये फितरी था, लेकिन इनमें हमदर्दी की पूरी कमी गजाधर बाबू को बहुत खटकी। उनसे अगर राय मशवरा किया जाता कि इंतज़ाम कैसे हो तो उन्हें फिक्र कम, इत्मीनान ज़्यादा होता। लेकिन उनसे तो सिर्फ शिकायत की जाती थी, जैसे खानदान की सारी परेशानियों के लिए वो ही जिम्मेदार थे। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपए से ही आदमी अमीर नहीं होता। गजाधर बाबू ने कहा और कहने के साथ ही महसूस किया ये इनके बातिन का इजहार था, ऐसा कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू से, आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है। ये कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के नाजुक लम्स, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने पूरी जिंदगी काट दी थी। उन्हें लगा कि खूबसूरत औरत जिंदगी की राह में कहीं खो गई है और उसकी जगह आज जो औरत है वो उनके दिल और रूह के लिए बेहद अजनबी है। गहरी नींद में डूबी पत्नी का भारी सा जिस्म बहुत बेडोल और बदसूरत लग रहा था। चेहरा मुरझाया और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक खामोश निगाहों से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की तरफ देखने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद। और वो अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी? सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डब्बा घी उंडेल कर रख दिया। जरा सा दर्द नहीं, कमाने वाला हार तोड़े और यहाँ चीजें लुटें। मुझे तो मालूम था कि ये सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झुंझुना उठेंगे। होंठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की तरफ पीठ कर ली। रात का खाना बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि लुकमा तक निगला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, लेकिन नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, तो ना खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र चीखा। बाबूजी ने। बाबूजी को भी बैठे बैठे यही सूझता है। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और इसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया? अरे आता तो सब कुछ है, करना ही नहीं चाहती, पत्नी ने जवाब दिया। अगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? पड़ोस में, शीला के घर। बसंती ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने सख्त आवाज़ में कहा। कुछ देर गैर इरादी तौर पर खड़ी रहकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज़ टहलने चले जाते थे। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया। गजाधर बाबू को कोफ्त हुई। पत्नी की बात का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने दिल में इरादा कर लिया कि बसंती की शादी जल्द ही कर देनी है। उस दिन के बाद से बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े से जाती। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो जवाब मिला, रूठी हुई है। गजाधर बाबू को गुस्सा आया। लड़की के इतने मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उनकी पत्नी ने ही इत्तला दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने हैरान होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थीं। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अमर को अब भी वो छोटा सा समझते थे और मौका बेमौका टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी। हमारे आने से पहले भी कभी ऐसी बात हुई थी? गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सर हिलाकर बताया कि नहीं। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का अक्सर यहीं अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था।
गजादर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो सुबह घूमकर लौटे तो पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर जाकर पूछने ही वाले थे कि उनकी निगाह रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, लेकिन कुछ याद कर खामोश हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयां और कनस्तरों के दरमियान अपनी चारपाई लगी पाई। गजादर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर उसे मोड़कर अलगनी पर कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिर बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने जरूर चले जाते, लेकिन आते जाते थक जाते थे। गजादर बाबू को अपना बड़ा सा क्वार्टर याद आ गया। मुतमईन जिंदगी थी। सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, जाने पहचाने चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह थी। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी तन्हा रातों की साथी थी। सेठ रामजी मल के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते। वही उनका दायरा थे, वही उनके साथी। वो जिंदगी अब उन्हें खोए असासे सी महसूस हुई। उन्हें लगा कि वो जिंदगी के जरिए ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिला। लेटे हुए वो घर के अंदर से आती मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई के बर्तनों की खटखट। और अचानक ही उन्होंने इरादा कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल ना देंगे। अगर घर के मालिक के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह नहीं है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहां चले जाएंगे। अगर बच्चों की जिंदगी में उनके लिए कोई जगह नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। और उस दिन के बाद वाकई गजादर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र रुपए मांगने आया तो बगैर वजह पूछे उसे रुपए दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्हें सबसे बड़ा गम ये था कि उनकी पत्नी ने भी उनकी इस तब्दीली को महसूस नहीं किया। वो जी ही जी में कितना बोझ ढो रहे हैं, इससे वो अनजान ही बनी रही। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में मुदाखलत ना करने की वजह से सुकून ही था। कभी कभी वो भी कह उठती, ठीक ही है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो फर्ज था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादियां कर देंगे। गजादर बाबू ने जख्मी निगाहों से पत्नी को देखा। उन्होंने महसूस किया कि वो पत्नी और बच्चों के लिए सिर्फ पैसा पैदा करने की मशीन है। जिस शख्स के वजूद से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की हकदार है, समाज में उसकी इज्जत है, उसके सामने दो दो वक्त खाने की थाली रख देने से सारे फराइज से निजात पा जाती है। वो घी और शक्कर के डब्बों में इतनी मशगूल है कि अब वही उसकी सारी दुनिया बन गई है। गजादर बाबू उनकी जिंदगी के मरकज नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी की शादी का हौसला भी बुझ गया है। किसी बात में मुदाखलत ना करने के फैसले के बाद भी उनका वजूद इस माहौल का हिस्सा ना बन सका। उनकी मौजूदगी इस घर में ऐसी बेवजह लगने लगी थी जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी मायूसी में डूब गई थी। इतने सारे इरादों के बावजूद भी एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी मिजाज के मुताबिक नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की भी चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजादर बाबू को बराबर ये महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है। पत्नी की बात सुनकर कहते कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। ये बातचीत बहुत सीधी सी थी, लेकिन जिस टोन में बहू बोली गजादर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने की वजह से गजादर बाबू टहलने नहीं गए। सुस्ती की वजह से उठकर बत्ती भी नहीं जलाई थी। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बैठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी ये समझेंगे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे ये नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती की आवाज थी। मैं कॉलेज में जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं,
ये मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भिनभिनाया। चुप पड़े रहें, हर चीज में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े तन से कहा। और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वो गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले ही वो चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजादर बाबू को लेटे देखकर सटपटाई। गजादर बाबू के चेहरे से वो उनके जज्बात का अंदाजा न लगा सकी। वो चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजादर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वो भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पूछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजादर बाबू ने बगैर किसी तमहीद के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी की मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने मना कर दिया था। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद छुट्टी पाकर खानदान के साथ रहूंगा। खैर, परसों जाना है। तुम भी चलोगी? मैं? पत्नी ने सहम कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सियानी लड़की। बात बीच में काट कर गजादर बाबू ने उदास आवाज में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था। और गहरी खामोशी में डूब गए। नरेंद्र ने बड़ी फुर्ती से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लाया। गजादर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलियां हाथ में लिए गजादर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। निगाह उन्होंने अपने खानदान पर डाली, फिर दूसरी तरफ देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछलकर कहा, हाँ भैया, हमें भी। गजादर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबू की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है।